दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगी ये बहुत ही अहम मुद्दा है। ये है गुजरात के दो नेता सेठ का मुद्दा और जिनको लेकर के अब बीजेपी में ऐसी खलबली मची है कि अब उनका विकल्प ढूंढा जा रहा है। गुजरात के ये दो नेता सेठ घिर गए हैं बीजेपी की एंटी लॉबी से। बीजेपी की सेना अब एक नया नेता चुन लेगी क्या? ये बड़ी चर्चा जोरों पर चल रही है और इसका हाल ही में एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। पहले मैं ले जाती हूं आपको 2014 का वक्त ज्यादा पुराना नहीं है। सबको याद है कैसे मोदी जी की एंट्री हुई थी गुजरात से दिल्ली में। फिर क्या था, सब कुछ बदलने लगा। सिस्टम बदला, नेताओं के चेहरे बदले, सरकार चलाने के तरीके बदले। अब काम की जगह पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग ने ले ली। नेता इसके अधीन होते चले गए, लेकिन जो बीजेपी के पुराने चेहरे थे उन्हें लगा कि हम हैं और वो वहीं जम गए। अब बारी थी मोदी की, जिनको इन्हीं चेहरों से सबसे ज्यादा डर था। इनमें से कौन उनकी सत्ता छीन सकता है, इस बात का पहले देश भर से बीजेपी के उन तमाम चेहरों को जो कि इन गुजरात के नेता सेठ के लिए सिरदर्द बने हैं, पहले मैं उनका जिक्र आपके साथ करती हूं। उन तमाम नामों को जानने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे गुजरात के नेता सेठ परेशान हैं। पहली बात हरियाणा की, सत्यपाल मलिक, जिन्होंने लगातार दोनों नेता सेठ की नींद उड़ा रखी है। पुलवामा का जो पूरा वाकया था उसे भूलने नहीं दे रहे सत्यपाल मलिक, रोजाना कोई ना कोई इंटरव्यू दे देते हैं। फिर बात महाराष्ट्र की, यानी गडकरी की। लगातार मोदी इनसे परेशान हैं क्योंकि गडकरी पीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार हो सकते हैं। इसलिए कई बार इनकी ताकत को कम करने की, यूं कहें कि सीधा सीधा उस पर कैंची चलाने की कोशिश की गई। फिर बात करते हैं दक्षिण की, सुब्रमण्यम स्वामी, मुंहफट व्यक्ति, लगातार मोदी की आर्थिक नीतियों पर कटाक्ष करता रहा और उनके तमाम इन बातों ने मोदी का जीना हराम करके रखा। फिर बात संजय जोशी की, यानी गुजरात की। संजय जोशी नरेंद्र मोदी के टक्कर के नेता रहे। यूं कहे कि गुजरात में बीजेपी को सबसे ज्यादा जगह इन्होंने दी, लेकिन फिर इनकी जगह आ गई सेक्स की सीडी। ये सेक्स की सीडी कैसे आई, कौन इसे लेकर आया, ये संजय जोशी ही बता सकते हैं। लेकिन इन दिनों कहीं कोने में पड़े ऐसी राह तलाश रहे हैं जहां नरेंद्र मोदी से बदला ले सके। फिर बात प्रवीण तोगड़िया की। प्रवीण तोगड़िया कभी जब स्कूटर चलाया करते थे, उनके स्कूटर पर नरेंद्र मोदी घुमा करते थे। लेकिन दोनों ही हिंदुत्व के चेहरे हैं और हिंदुत्व का ये वो चेहरा है जिसमें आपस में ये कंपटीशन है कि कौन इसका श्रेय लेगा। इसी चक्कर में एक तलवार में दो मयान की तरह बात हो गई है और इस वक्त उस तलवार में एक मयान है, यानी नरेंद्र मोदी, और प्रवीण तोगड़िया इस मयान में वापस आने की राह तलाश रहे हैं। तो यानी कि कभी मोदी जी जिस प्रवीण तोगड़िया के स्कूटर पर घुमा करते थे, आज उन्हीं के स्कूटर का इंजन पूरी तरह से ध्वस्त है और वापस से वो एक ऐसे सफर पर जाने की तैयारी में लगे हैं जिसका उन्हें अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन ये सेना तैयार हो रही है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं वरुण गांधी की। जी हाँ, वरुण गांधी, जिसको बीजेपी ने एक ऐसी तरफ डाल करके रखा है जिसकी कोई वजूद दिखाई नहीं देता। वरुण गांधी यहां पर पिछले दिनों से लगातार उस प्लानिंग में लगे हैं जिससे बीजेपी को वरुण गांधी का कद पता लग जाए। अभी हाल ही में वरुण गांधी राहुल गांधी से मिले केदारनाथ में, उसको लेकर के भी काफी नींदें उड़ी हुई हैं। यहीं पर यह कह सकते हैं कि वरुण गांधी भले ही पीएम के कंपटीशन में जरूर ना हो, लेकिन पीएम के लिए, यानी नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। मंगलवार को केदारनाथ में 22 साल बाद जब दोनों भाइयों की मुलाकात हुई, उसकी गूंज, इस मुलाकात के बीच क्या चर्चा हुई, ये सब कुछ दिल्ली तक पहुंचा। और दिल्ली में जो अब टेंशन है वो इस बात की है कि दोनों ने मिलकर आखिरकार क्या बात की है, जो इन दोनों के अलावा अभी तक कोई ज्यादा नहीं जान पाया है। तो बीजेपी अभी फिलहाल ये जानने में लगी है। वहीं पर बात अब अगली, यानी राजस्थान की,
जो कि आज की तारीख में सबसे अहम है, उसमें एक बड़ा वार वसुंधरा की तरफ से है तैयार। वसुंधरा के चेहरे पर दाव लगाना पड़ रहा है, लेकिन अंदर तलवारें खिंची हुई हैं। इतना बुरा हाल है अंदर खाने। यहां पर नरेंद्र मोदी को वसुंधरा को रानी मानना ही पड़ा है। राजस्थान में जहां देखो यही तस्वीरें हर सड़क पर दिखाई देने लगी हैं। जहां वसुंधरा पोस्टर से बिल्कुल गायब हो चुकी थी, अब वापस पोस्टर में आ रही हैं। अब वसुंधरा ने अपनी जगह पाने के लिए जो रणनीति खेली वो उनके कंट्रोल में आ रही है। अब येदुरप्पा की बात, यानी कर्नाटक की बात। येदुरप्पा यहां पर कमांडर की तरह रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मोदी ने इनका सबसे ज्यादा नुकसान किया है और अभी तक येदुरप्पा को यह मौका नहीं मिला है कि वो नरेंद्र मोदी से अपने नुकसान का बदला ले सके। ऐसी स्थिति बनी हुई है इन तमाम नेताओं की। जो नेता इस वक्त बीजेपी में घुट घुट कर जी रहे हैं, ये तमाम नेता किसी तरह से नरेंद्र मोदी से बदला लेना चाहते हैं। मोदी के खिलाफ ये हैं बीजेपी के नेताओं की सेना, लेकिन ये सेना कितनी साथ जुट पाएगी और कैसे और कब मोदी पर हमलावर होगी, इस बारे में बात करने जा रहे हैं हम डॉक्टर सीपी राय से, जो ये अच्छे से जानते हैं कि ये सेना किस तरह से अपनी अंदर खाने तैयारी कर रही है। विनीता, दो दौर होते हैं राजनीति में। एक दौर होता है उठने का, उसके अपने कारण होते हैं, और दूसरा दौर होता है गिरने का। गिरने के अपने कारण भी होते हैं, लेकिन साथ में कर्म भी होते हैं। उठने में हो सकता है कर्म के साथ साथ और भी लोगों के कर्म काम आ जाए, लेकिन गिरने में केवल अपना कर्म काम करता है। मोदी जी दरअसल वो वाली बीजेपी रही नहीं जो बीजेपी कहलाती थी। पहले भी बीजेपी में मुख्य रूप से दो ही बड़े नेता होते थे, अडवाणी जी और वाजपेयी जी, और दोनों बारी बारी लोकसभा में नेता हो जाते थे, अध्यक्ष हो जाते थे, बारी बारी होता रहता था। लेकिन उसके बावजूद वो महारानी सिंधिया हो, विजय राजे सिंधिया, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत हो, वो सिकंदर बख्त हो, और इस तरह के बहुत सारे नाम देश भर में ऐसे थे। कैलाशपति मिश्रा बिहार में, सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश में। तो देश भर में ऐसे कई बड़े नाम थे जो उनके बराबर ही करीब करीब हुआ करते थे और उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था। बीजेपी में दो नेताओं का कद जरूर बड़ा था, लेकिन बाकी लोग भी उपेक्षित नहीं थे, और वो पार्टी सर्वानुमति की पार्टी थी। सब लोग मिल करके फैसला किया करते थे। इस पूरी कहानी के पीछे सारा गेम प्लान आरएसएस का था। आरएसएस के एक बड़े, क्या सबसे बड़े ने, मेरे एक मित्र जो बहुत घनिष्ठ है और उनके भी मिलने जुलने वाले हैं, उनसे पिछले 2014 के चुनाव के पहले एक बात कही थी। ये बात अब आज उसका बहुत मौजूद है जिक्र करना। मेरे उस मित्र ने बताया, उनसे मिलने के बाद उस दिन शाम को मेरी मुलाकात हुई। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े जीनियस डॉक्टर हैं, लेकिन संघ के समर्थक हैं। उन्होंने उस दिन मुझसे ये कहा कि संघ चालक ने उनसे कहा है कि हमारी सरकार अगर इस बार आ जाएगी तो 50 साल से पहले जाएगी नहीं, और नहीं आएगी तो फिर और दोबारा 50 साल और हमारी सरकार आएगी नहीं। ये संघ का अपना इरादा था, और संघ के अपने इरादे में उनका अपना एजेंडा है। तथाकथित हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसी रणनीति की या तो वो नागरिक ना माने जाए, या कोई उनका अलग कोई रास्ता निकल जाए, या वो दब जाए पूरी तरह से और ये मान लें कि वो दोयम दर्जे के वो नागरिक हैं। और इसी तरह के उनके तमाम एजेंडे जो समय समय पर सामने आते रहते हैं। उस एजेंडे को ध्यान में रख करके आडवाणी जी इत्यादि तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन उनको किनारे रख करके कई मुख्यमंत्री मौजूद थे जो पहले से मुख्यमंत्री थे, उनको किनारे रख करके गुजरात से एक रास्ता तय किया आरएसएस ने। और आरएसएस ने वहां पर वो मुसलमानों के कार्यक्रम में टोपी न पहनने देना, और इसी तरह से फिर गुजरात मॉडल का प्रचार शुरू किया पूरे देश में। और उनके दिमाग में यह था कि मोदी ने, जो कि 2002 वहां हो चुका था, तो वो एक फिटेस्ट आदमी है देश में उनका एजेंडा पूरा करने के लिए, और उन लोगों ने मोदी को आगे किया। और राजनाथ सिंह के मुंह से ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हीं से कहलवाया कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। आडवाणी जी ने शुरू में रजिस्ट जरूर किया, गोप भवन में भी चले गए पुरानी एक राष्ट्रीय अपनी बैठक में, लेकिन उसके बाद फिर उनका कोई चल ही नहीं। और मोदी जी अंबानी और अडानी के पैसे के दम पर अपना प्रचार तंत्र और आईटी सेक्टर तमाम इस्तेमाल करके वो दिल्ली पहुंच गए। अपने साथ वो ले आए नंबर 2 बना करके अमित शाह साहब को। वो पार्टी जो कुछ हद तक लोकतांत्रिक, या कह लीजिए कि
सर्वसम्मति या बातचीत की पार्टी थी कि आपस में बात करके फैसले करती थी। धीरे धीरे दो लोगों ने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। अब हम दो हमारे दो तो अपनी जगह है कि मोदी और शाह, अडानी और अंबानी, हम दो हमारे दो, और सब के सब गुजराती हैं। धीरे धीरे शुरुआत में जब चुनाव में जीत हुई, उस जीत के जबकि कई कारण थे, मोदी केवल कारण नहीं थे, उसमें गुजरात मॉडल, अच्छे दिन से लेकर के विनोद राय और अन्ना इत्यादि इत्यादि, वो तमाम लोग कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना। उस माहौल का फायदा उठाने में ये लोग कामयाब रहे और सरकार बना ली। लेकिन जीत का सेहरा मोदी के सर पर गया और चाणक्य बना दिया गया अमित शाह को, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो प्रभारी बनाया गया था उनको। इसके बाद इन दोनों ने धीरे 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 पूरी पार्टी पर और सत्ता पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, और यहां तक कब्जा किया कि आरएसएस भी बल्कि इनके सामने बोलने की हैसियत में नहीं रहा। आरएसएस की मुझे अंदरूनी बैठक का पता है कि आरएसएस के बड़े लोगों ने मिलकर तय किया कि ठीक है, इनको जो करना आप करने दिया जाए, हम लोग नहीं बोलते, जो हमारी कोई वक्त ही नहीं है। तो आरएसएस ने इस तरह से ये प्लान करके कि सबसे फिटेस्ट केस है गुजरात केस की वजह से इनको आगे किया, और इन दोनों ने आने के बाद में पूरी पार्टी पे कब्जा कर लिया और सत्ता पे कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री वैसे भी सत्ता का मालिक होता है, सत्ता की ताकत से पूरी पार्टी को कब्जा कर लिया। दो घटनाएं बड़े ध्यान देने की बात है। एक, वो प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था, अब संभवतः अध्यक्ष है, और जो अशोक सिंघल जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनका जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और एक जमाना था कि राम मंदिर का पूरा आंदोलन चलाने में सबसे आगे बढ़ चढ़ के जो जिम्मेदारी थी, जो काम था, वो विश्व हिंदू परिषद का था, और ये लोग बड़े पॉपुलर भी हो गए थे उस चक्कर में, और उसी के द्वारा पहली बार सरकार आई बीजेपी की। लेकिन उस प्रवीण तोगड़िया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर एक हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल उनकी जान बच गई, उनका एक्सीडेंट हुआ। और फिर प्रवीण तोगड़िया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस पर आरोप लगाया अपने मोदी जी पर कि ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं। इसी तरह से एक एक्सीडेंट हुआ सरसंघ चालक जी का, ये संभवतः दिल्ली से आगरा की तरफ आते वक्त हुआ था, और वो भी बस खाली टक्कर लग के थोड़ी सी रह गई थी। उसके बाद उनको जेट प्लस सिक्योरिटी इत्यादि दे दी गई। ये इंडिकेशन है कुछ चीजों के, लोगों ने चुप्पी साध दी, लोग घरों में बैठ गए। अब हालत ये है, इन दोनों से सारी पार्टी और आरएसएस ये सब के सब ऊब गए हैं। यद्यप आरएसएस सरकार गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार के आने के बाद उनकी तमाम इच्छाएं पूरी हुई। वो लिंचिंग, मुसलमानों की, मुसलमानों से नफरत और तमाम तरह की चीजें जो आरएसएस चाहता था वो हुई। 370 कॉमन सिविल लॉ पर अभी लोग ये चुप्पी साध गए, क्योंकि उसमें हिंदू प्रभावित होने वाला है बड़े पैमाने पर, उसके बारे में उन्होंने पहले सोचा नहीं था। तो ये सारी चीजों के लेकर सरकार तो आरएसएस नहीं गंवाना चाहता, लेकिन आरएसएस इन दोनों से मुक्ति जरूर चाहता है। इसीलिए कभी कभी सवाल उठता है कि हो क्या। अब सारे लोग, मुझे जो जानकारी है, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं 5 प्रदेशों के चुनाव की। 5 प्रदेशों के चुनाव स्पष्ट रूप से बीजेपी हारने जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 70 सीट आ जाए, आपके दर्शकों के लिए मैं कह दे रहा हूं, 70 सीट आ जाए, मुझे लगता है कि शायद काफी होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सीटें बरकरार रखेगी या प्लस माइनस 5-6 हो सकती है, लेकिन उसकी सरकार बनी रहेगी, ऐसा मेरा आकलन है। राजस्थान में फाइट टफ है, लेकिन कांग्रेस ने अपना पैचअप कर लिया और सचिन पायलट पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं और पूरी मेहनत से प्रचार कर रहे हैं। उधर वसुंधरा राजे का, उतनी बड़ी नेता का जिस तरह अपमान किया गया, उस अपमान से उनका हाथ है। कम से कम 40 सीटों पर वसुंधरा राजे के लोगों का अपना असर है। ऐसा लगता है कि वहां भी अंत में अशोक गहलोत अपनी सरकार बना लेंगे। छत्तीसगढ़ में मैंने पहले ही बता दिया। तेलंगाना एक जरूर नया है जहां पर कांग्रेस सरकार बनती दिख रही है, वही सीट मिजोरम में लगता है। तो इन सारी परिस्थितियों के बाद जो ही 5 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इन सारे लोगों को मिल जाएगा। पहले मोदी जी कन्नी काट रहे थे, वो प्रचार करने नहीं जा रहे थे, लेकिन अंततः उनको सब जगह प्रचार करने जाना पड़ा। ये अलग बात है कि प्रचार में वहां ये वो नहीं कह रहे कि वहां चुनाव जिताओ, वो बात ये कह रहे हैं कि मेरी तीसरी बार सरकार बनने वाली, बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं वो। अब सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई भी उनकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो चाहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जिनको लगातार परेशान किया जा रहा है। उनका चीफ सेक्रेटरी, उनके डीजीपी भी उनको फुल टाइम नहीं दिए जा रहे हैं, उनको अपने मन से सरकार तो नहीं चला। योगी आदित्यनाथ भी इनके खिलाफ वाली फेहरिस्त में है। मैं मान के चलता हूं कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि इस चुनाव में एक कंफर्टेबल तरीके से बीजेपी की मेजॉरिटी आने पाए। मैं एक उदाहरण दे देता हूं। बीच में विधान परिषद के चुनाव हुए थे,
उन चुनावों में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन 2 सीटें बनारस में, जो खुद मोदी जी का अपना लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर ब्रजेश सिंह जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसकी पत्नी चुनाव लड़ी, निर्दलीय चुनाव लड़ी और वो चुनाव जीत गई। आजमगढ़ में यशवंत सिंह, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनका लड़का चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गया। आजमगढ़ को एक बार किनारे भी कर, वैसे तो जब सारी सीटें बीजेपी जीत रही थी, सरकार जीत लेती है अपनी इस तरह के चुनाव को, तो 2 चुनाव लोग ठीक है, उसके ऊपर जात का एंगल तो लोग लगाते हैं, वो तो अपनी जगह स्वाभाविक है कि दोनों ही लोग मुख्यमंत्री जी की जात के हैं। लेकिन बनारस की सीट पर बीजेपी का हार जाना और गैर बीजेपी किसी निर्दलीय उम्मीदवार का जीत जाना निश्चित तौर पर एक इंडिकेशन तो देता है। और वो अपने आप योगी जी ने कहीं ना कहीं चुनौती दिया था, मोदी जी को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया था। योगी जी को जिस तरह से पूरा फ्री हैंड नहीं है, वो क्यों चाहेंगे कि आने वाले समय में जो 2-3 साल उनके सरकार के बचेंगे, वो भी किसी के चंगुल में रह के चलाएं और दिल्ली के द्वारा उनको कठपुतली की तरह नचाया जाए। तो मैं ये मानता हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता जो पीड़ित हैं, वो किस्सा आपको पता ही होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक में जब मोदी जी ने शायद कोई कड़वी बात कह दिया, तो एक मंत्री, संभवतः वो गडकरी जी थे, जिन्होंने ये कह दिया कि ठीक है, तुम करके दिखाओ, मैं 272 एमपी लेके अलग हो जाऊंगा। ये बात बहुत तेजी से निकल के आई और उसका कोई खंडन सरकार की तरफ से या मोदी कैंप की तरफ से नहीं किया गया। गडकरी जी समय समय पर तमाम बयान और भाषणों में ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं जो सीधे सीधे चुनौती देने वाले होते हैं या कटाक्ष करने वाले होते हैं। येदियुरप्पा ने चुप्पी साध ली है, वसुंधरा राजे उतनी तेजी के साथ आगे नहीं दिखाई पड़नी बढ़ती हुई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को अपने को बचाने का सवाल जरूर है, लेकिन वो भी जब लोकसभा चुनाव आएगा तो मैं मान के चलता हूं कि लोकसभा चुनाव में उतनी ताकत के साथ वो लगने वाले नहीं है। वही स्थिति रमन सिंह की है, क्योंकि इन तीनों लोगों को जो मोदी जी से किसी भी तरह से कमजोर और जूनियर नहीं थे, मोदी जी ने किनारे ही नहीं किया बल्कि बहुत इज्जत भी किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेजी के साथ बात उठ रही है। केंद्र की सरकार के मैं कई मंत्रियों को जानता हूं जिनकी कोई वक्त नहीं और मंत्री जरूर बन गए, एमपी लोगों की कोई वक्त नहीं है, उन एमपी लोगों को कोई बात नहीं सुनी जाती, उनका काम नहीं होता और उसके नाते अपने क्षेत्र में वो सारे लोग अपमानित हो रहे हैं, उन लोगों की सीटें खतरे में है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा माहौल बन रहा है कि 5 विधानसभा चुनाव के बाद किस तरह से मोदी जी को किनारे कर दिया जाए। और ये कहा जाए अब आपके नाम पर बीजेपी अपने अखबार में तो पहले लिख चुकी है, अब मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। वो आरएसएस तो पहले लिख चुका है अपने अखबार में कि अब मोदी जी के नाम पर अकेले चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन ये स्वर बीजेपी पे नीचे से ऊपर तक जगह जगह से उठने लगे हैं। तो जब ऐसे स्वर पार्टी के भीतर उठने लगे तो निश्चित तौर पर ये जो 2 लोगों की जोड़ी है, हम 2 और हमारे 2, जिनको राहुल जी कहते हैं कि नंबर 1 में देश पर अडानी है, उसके बाद मोदी है, फिर शाह है। तो नंबर 1 जिसको कहते हैं कि मालिक वो है सरकार के, तो उनके बाकी जो 2 है, ये मोदी जी और शाह जी, ये निश्चित तौर पर बहुत जबरदस्त खतरे में है। वैसे मैं तो मान के चलता हूं कि 2024 में इनकी सरकार किसी हालत में आने वाली नहीं है और ये 150 सीट किसी हालत में पार नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि जहां पर हम बात कर रहे हैं संजय जोशी की, आपने प्रवीण तोगड़िया का जिक्र किया, संजय जोशी की क्या स्थिति है, वहीं पर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि लगातार पहले सोनिया गांधी से भी आमना सामना कर चुके हैं, अब मोदी जो है उनसे आमना सामना कर रहे हैं, तो उनकी बात किसी को भी हजम नहीं होती है। ऐसे में उनको भी क्या इसी लिस्ट में माना जाएगा कि जो कि एक इनकी स्थिति को कमजोर करने का काम आज कर रही है? सुब्रमण्यम स्वामी का जहां तक सवाल है, वो बीजेपी में एक समय में दूसरे, अटल जी के बाद दूसरे सबसे पॉपुलर लीडर थे। आपातकाल में संसद से गायब हुए और अचानक विदेश चले गए छुप के, वो पैंट कमीज पहन करके, बड़ी पॉपुलरिटी थी उनकी। फिर उन्होंने अटल जी को चुनौती दे दिया था, उसकी वजह से उनको पार्टी के बाहर जाना पड़ा। लेकिन वो एक विद्वान व्यक्ति हैं, विदेश में पढ़ाते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। वो जो भी बातें करते हैं मोदी जी के खिलाफ, इस सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, उनमें एक भी निरर्थक नहीं होती है, वो उनके ज्ञान के आधार पर होती है और वो उनकी आलोचना जायज होती है। और उनकी आलोचना चूंकि वो बीजेपी की सांसद है तो निश्चित तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ी करती है। जहां तक संजय जोशी का सवाल है, संजय जोशी जी एक समय में बीजेपी में आरएसएस के सबसे बड़ी ताकतवर आदमी थे, बल्कि बीजेपी के संचालन में उनका बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। लेकिन संजय जोशी को भी चूंकि ऐसा बताते हैं लोग, मुझे, मैं उसको पूरी तरह जानता नहीं हूं, ये गुजरात के जो लोग हैं, ये पहले षड्यंत्र के तहत लोगों की कमजोरियां पकड़ते हैं। वो चाहे अधिकारी हो, वो चाहे नेता हो, वो चाहे उनके ही अपने पार्टी के लोग क्यों ना हो,
वो एक जाल बिछाते हैं और उनके खिलाफ उनकी कमजोरियों को पकड़ के उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसका टेप करना, उसको कहीं न कहीं सबूत इकट्ठा करना और फिर उनको जैसे चाहे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा तमाम लोग कहते हैं। मैं अभी किसी एक बड़े अधिकारी के यहाँ बैठा हुआ था कल शाम को, जो बहुत देश के मतलब बड़े पद से रिटायर हुए हैं और मैं उनकी तबीयत पूछने गया था। तो कल ये इस तरह की बात वो भी कर रहे थे। ऐसा लोग कहते हैं कि दोनों गुजरातियों का एक तौर तरीका यही है कि इस तरह से वो पकड़ते हैं। संजय जोशी भी इसी तरह पकड़ में आ गए उनके और वो अब कहीं नहीं है, किनारे लगा दिए गए वो। इस तरह से लंबी लिस्ट है येदियुरप्पा से लेके संजय जोशी होते हुए, प्रवीण तोगड़िया होते हुए और सुब्रमण्यम स्वामी होते हुए, बड़ी लंबी लिस्ट है इस तरह की। भारत में वो छोटी-मोटी लिस्ट नहीं है, जो पूरी तरह से मोदी और शाह से किनारा चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी का पुराना स्वरूप वापस लौटे। और ये जो लोगों को आतंकित करने का खेल चल रहा है, ईडी भेज देना, जिस प्रदेश में चुनाव, आप सोचिए, आप भूपेश बघेल के यहाँ चुनाव, उनका पर्चा दाखिल होना था। जिस दिन वो नॉमिनेशन दाखिल कर रहे थे उसी दिन उनका जो आर्थिक काम देखने वाला आदमी था उसके यहाँ ईडी भेज दिया गया। इतने निकृष्ट तरह की हरकत। उसके अलावा मैं बहुत पुरानी बात ही जाता हूँ। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे वीरभद्र सिंह, आपको याद होगा। नई नई बीजेपी की सरकार बनी थी। वीरभद्र सिंह की खुद की बेटी की शादी हो रही थी और बेटी की शादी के मंडप में छापा डलवा दिया था मोदी जी ने। ऐसा कम से कम भारत में कोई नहीं करता। बेटी की शादी में दुश्मन भी उस दिन अपनी दुश्मनी किनारे रख देता है। लेकिन ये इन लोगों का तरीका है और ये तरीके विरोधियों पर दिखाई पड़ रहे हैं और भीतर वालों को आतंकित कर रहे हैं, इसलिए सारे लोग इनके खिलाफ हैं। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये सभी चेहरे अगले 6 महीने में अपने दांव जरूर खेलेंगे, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो या फिर केंद्र के स्तर पर। लेकिन मोदी के खिलाफ ये तमाम चेहरे जल्द ही अपना दांव खेलेंगे। कुछ के तो दांव दिखने भी लगे हैं। शुक्रिया।